हेलो चैंपियंस, वेलकम टू जेनजी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ विशाल एंड आई एम योर मेंटर ऑफ साइंस। बेटा, पिछले वीडियो में हमने का चैप्टर 2 और चैप्टर 4 कवर कर चुके हैं और अब हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है एग्जामिनेशन पर्पज से। इसमें हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन। बेटा आइए शुरू करते हैं ना। चलिए, सबसे पहले बेटा बताया गया है कि मैटर क्या है। ठीक है, मैटर साइंस की लैंग्वेज में क्या होता है, आपका वाला मैटर अलग होता है। साइंस की लैंग्वेज में मैटर का क्या मतलब है? बेटा मैटर कोई भी चीज जिसमें मास होता है उसे मैटर बोलते हैं। ठीक है ना। ये बेटा दो दो टाइप का होता है। एक तो होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होगा? प्योर सब्सटेंस मींस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स आइडेंटिकल इन केमिकल नेचर। बेटा ऐसा मैटर जिसमें केवल एक ही तरह के पार्टिकल्स हों और वो भी केमिकली सेम हो, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट वी हैव मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है बेटा? कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। द नेचुरल वर्ड इज मोस्टली मिक्सचर्स। बेटा ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक से ज्यादा तरह के प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसा मैटर जिसमें एक से ज्यादा तरह के प्योर सब्सटेंस हैं, उसे हम मिक्सचर बोलते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया बेटा वर्ल्ड में ज्यादातर चीजें जो हमारे आसपास है वो मिक्सचर ही होती हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ, मिल्क। मिल्क जो है एक मिक्सचर है। ठीक है, वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। अब आप बोलोगे सर हमारे यहाँ तो एकदम प्योर आता है दूध, मैं खुद अपने सामने क्या कहते लेके आता हूँ। बेटा आपके लैंग्वेज में मिल्क जो होता है वो प्योर है, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में उसमें बहुत सारे प्योर सब्सटेंसेज होते हैं। ठीक है ना। उसके अंदर बेटा वाटर भी है, उसके अंदर फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। ठीक है ना, सब मिला के मिक्सचर बन गया ना। इसलिए मिल्क जो है प्योर नहीं है। ठीक है, मिक्सचर में भी बेटा आगे दो ब्रांचेस हैं, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। क्या होता है इसका मतलब? देखो, होमोजीनस का मतलब यहाँ पे बताया गया बेटा ऐसा मिक्सचर जिसमें जो पार्टिकल्स हैं जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और हेट्रोजीनस में थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंस जरा समझते हैं हम आगे। देखिए, सबसे पहला डिफरेंस बताया गया इन दोनों में, इनविजिबल बाउंड्रीज। होमोजीनस मिक्सचर में बाउंड्रीज इनविजिबल रहती हैं। मतलब अगर हमने दोनों चीजों को, कोई दो चीजों को हमने मिक्स किया, ठीक है, तो उसमें इनविजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन रहेंगी, यानी हम उन्हें अलग अलग नहीं देख सकते। ठीक है। और जबकि हेट्रोजीनस में क्या होता है? विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। जैसे आपने देखा है ना, मैंने रेत को पानी में मिक्स कर दिया, तो अलग अलग दिखाई देंगे ना दोनों। ऐसा तो नहीं है कि हमें रेत उसमें एकदम गायब ही हो जाएगी। जैसे आप समझ लो, शुगर सॉल्यूशन में लेता हूँ, तो शुगर सॉल्यूशन में क्या होगा? चीनी एकदम गायब हो जाएगी। अब पानी कहाँ है, चीनी कहाँ है, हमें कुछ पता नहीं लग रहा, सब एक ही है। उसी को बोलते हैं होमोजीनस। ठीक है ना। तो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन इसमें होमोजीनस में नहीं होती, जबकि हेट्रोजीनस में विजिबल बाउंड्रीज होती। आगे, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन यानी कि अगर मैं होमोजीनस मिक्सचर को उठाऊं, ठीक है ना, मैं उसका सैंपल, मान लो मेरे पास एक टब में होमोजीनस मिक्सचर है, और मैं उसका सैंपल चाहे यहाँ से लूँ चाहे वहां से, हर जगह से एक जैसा ही होगा। इस टब में होमोजीनस मिक्सचर है, तो मैं उसका सैंपल चाहे यहाँ से लूँ चाहे यहाँ से या यहाँ से, हर जगह वो एक जैसे ही होगा क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। ठीक है ना, जबकि हेट्रोजीनस में ऐसा नहीं होता। हेट्रोजीनस में अगर मैं हेट्रोजीनस में अगर मैं मान लो मेरे पास सैंपल है ना, मान लो मिट्टी और पानी है, तो अगर मैं उसका सैंपल यहाँ से लेता हूँ तो उसमें पानी ज्यादा होगा, मिट्टी कम होगी। लेकिन मैं उसका सैंपल अगर नीचे से लेता हूँ बेस से, तो मिट्टी ज्यादा होगी, पानी कम होगा। ठीक है ना, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है उसमें। देन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। देन नेक्स्ट, नो विजिबल लाइंस ऑफ सेपरेशन। वही जो ऊपर बताया गया कि कोई भी विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन उसमें नहीं है। ठीक है, जबकि इसमें विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन होती हैं। ठीक है। तो ये तो फर्क हो गया होमोजीनस और हेट्रोजीनस का। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशंस द अल्टीमेट ब्लेंड।
बेटा ये जो मिक्सचर है उसमें कुछ 3 स्पेसिफिक कैटेगरीज और बताई गई हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, और इसके आगे हम 2 और पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे हम सस्पेंशन और कोलॉइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन में बेटा, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर वेयर पार्टिकल्स आर परफेक्टली इंटीग्रेटेड। ये एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर है जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं। अब जैसे ये मान लो शुगर का पार्टिकल है, ठीक है, और ये वाटर है। पता लग रहा है क्या कहाँ पर है शुगर और कहाँ पे है वाटर? ये सब, ये होमोजीनियस मिक्सचर का कमाल है ये सब, ठीक है ना। ये सब पार्टिकल्स आपको इसमें पूरी तरह से ब्लेंडेड दिखाई दे रहे हैं, कोई भी डिफरेंस दोनों में दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। आगे बताया गया है सॉल्वेंट और सोल्यूट। देखो जब हम एक मिक्सचर तैयार करते हैं, एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं मिक्सचर में, तो उसमें 2 चीजें होती हैं। एक होता है हमारा सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। क्या क्या होता है, पहले सोल्यूट को समझते हैं। द कंपोनेंट दैट गेट्स डिसॉल्व्ड यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। एक सॉल्यूशन में जो चीज लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है और जिसे हमने डिसॉल्व किया होता है, उसी को हम बोलते हैं सोल्यूट। जैसे एक गिलास में मैंने यहाँ पे वाटर लिया है और इसमें मैंने शुगर मिक्स की है, ठीक है ना। मैंने वाटर लिया है और उसके अंदर मैंने शुगर मिक्स की है। तो ये जो शुगर मैंने मिक्स करी है इसके अंदर, ये क्या है? ये सॉल्यूट है। शुगर जो है एक सॉल्यूट है, ये जनरली लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और जो दूसरा पार्ट है इसका वाटर, वो क्या है? इट इज सॉल्वेंट। द कंपोनेंट दैट डज द डिसॉल्विंग यूजुअली प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट्स। तो अपने आप में दूसरी चीज को डिसॉल्व कर रहा है, वही तो है सॉल्वेंट, ठीक है ना। इसमें देखो कंफ्यूज मत होना, अगर आपको याद नहीं होता है तो आप देखो इसकी स्पेलिंग छोटी है, ठीक है, तो ये लेस अमाउंट में है, और इसकी स्पेलिंग बड़ी है तो ये ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और इसमें बताई गई बेटा, जरूरी नहीं है कि लिक्विड के अंदर सॉलिड को ही डिसॉल्व किया जाए। हम चाहें तो लिक्विड के अंदर लिक्विड को भी डिसॉल्व कर सकते हैं, गैसेस को भी डिसॉल्व कर सकते हैं। सर कैसे डिसॉल्व करोगे सर? लिक्विड के अंदर लिक्विड, जैसे मैंने लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस डाल दिया मैंने। सर पहले शुगर अब लेमन जूस, भी शिकंजी तैयार हो गई है ना। इसके अलावा बेटा इसमें हम किसी गैस को भी डिसॉल्व कर सकते हैं, किसी गैस को भी डिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे जैसे बेटा आपने देखा होगा जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है, उसमें गैस डिसॉल्व होती है ना। कोल्ड ड्रिंक्स आप लोग पीते हो, लाहौरी जीरा सबने पिया होगा, हैं, रिलेट कर पा रहे होंगे। शुगर भी हो गई, लेमन जूस भी हो गया, और गैस भी हो गई। कौन सी गैस डली होती है उसमें? CO2, ठीक है ना। तो पूरा लाहौरी जीरा बेटा हमने यहाँ पे तैयार कर दी, ठीक। तो आई होप इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे कि सॉल्यूशन में जरूरी नहीं है सॉलिड ही डिसॉल्व हो, लिक्विड या गैस भी डिसॉल्व हो सकती है। इसके अलावा बेटा एक और बात, ये जो सॉल्वेंट है, क्या जरूरी है ये लिक्विड ही हो? क्या लिक्विड के अंदर ही चीजों को डिसॉल्व किया जा सकता है, किसी और चीज में नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। नॉट जस्ट लिक्विड्स, solutions कैन ऑल्सो बी solids एंड gases। जरूरी नहीं है सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड ही हो, सॉल्यूशन एक सॉलिड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है। सॉलिड कैसे? जैसे आपने अलॉयज के बारे में पढ़ा होगा। अलॉय क्या होता है? जब दो मेटल्स को मिक्स करके, मतलब पूरी तरह एक दूसरे में मिक्स कर दिया जाता है, तब एक अलॉय बनता है, ठीक है ना। जैसे आपने एक अलॉय का नाम सुना होगा, ब्रॉन्ज। एक अलॉय होता है ब्रॉन्ज। हाँ, जैसे ब्रॉन्ज मेडल होता है ना किसी भी गेम में, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज क्या है असल में? ब्रॉन्ज दो मेटल्स का मिक्सचर है, या मैं कह सकता हूँ इनका सॉल्यूशन है।
कौन कौन से? एक तो बेटा कॉपर, ठीक है, और दूसरा इसमें होता है टिन, ठीक है बेटा। कॉपर और टिन का मिक्सचर जो होता है वो बनता है ब्रॉन्ज, और इसे हम कह सकते हैं एक सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। क्या गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकता है? हाँ ये बिल्कुल हो सकता है। हमारे पास एग्जाम्पल है उसका एयर। एयर जो होती है उसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं, जिसमें हम जो मेन गैस होती है हमारी वो कौन सी होती है? होती है हमारी नाइट्रोजन, ठीक है ना। और बाकी सारी गैसेस जो होती हैं वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में होती हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगी हमारे लिए? सोल्यूट हो जाएंगी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वांटिफाइंग द मिक्सचर कंसंट्रेशन। बेटा सॉल्यूशन की हमने बात करी, ठीक है। सॉल्यूशन को हम क्वांटिफाई करेंगे कैसे? उसमें सॉल्यूट, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन आखिर कितनी है ये हमें पता करना है। जैसे मैंने बोला ये शुगर सॉल्यूशन है, तो इसमें कुछ वाटर रहा होगा और कुछ शुगर रही होगी। तो इसमें आखिर शुगर की कंसंट्रेशन कितनी है, कितने परसेंट है? तो इसे मैं तीन तरीके से निकाल सकता हूँ। एक तो होता है बेटा मास बाय मास परसेंटेज, एक होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और तीसरा होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय मास में क्या होता है बेटा? मास आप लोग समझते हो हम ग्राम्स में लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने जैसे बोला कि एक सॉल्यूशन है, इसमें हमारे पास शुगर है 15 ग्राम, ठीक है ना, और वाटर हो गया हमारे पास 105 ग्राम, ठीक है। शुगर है 15 ग्राम और वाटर है 105 ग्राम। तो हम कैसे निकालेंगे इसमें शुगर का कंसंट्रेशन कितना है? उसके लिए फॉर्मूला होता है परसेंटेज मास बाय मास इक्वल्स टू, देखो हमारे पास फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है, इनटू 100। अब देखो मास ऑफ सोल्यूट क्या है? सोल्यूट है हमारे पास, सोल्यूट है हमारे पास शुगर जो है 15 ग्राम, मैंने लिख दिया 15 अपॉन, अपॉन में है मास ऑफ सोल्यूशन। क्या मैं कह सकता हूँ सोल्यूशन मेरे पास 105 ग्राम है? बिल्कुल नहीं, ये तो सॉल्वेंट है ना। तो सोल्यूशन का मतलब क्या है? सोल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी दोनों मिला के मेरे पास कितना हो गया? 15 एंड 105, ये हो गया 120, ठीक है ना, इंटू 100, इंटू 100 कर लीजिए इसे। 8 8 से ही कट जाएगा, 12 पॉइंट। तो मैं कह सकता हूँ इट इज 12.5% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। वेट बाय वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, या फिर हम उसको मास बाय मास भी बोल, सॉरी वेट बाय वेट, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में मास और वेट को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसे मास बाय मास भी लिख सकते हैं या फिर वेट बाय वेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। सेम तरीके से आप मास बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम में क्या होगा? मिलीलीटर होगा, ठीक है ना। यही चीज आपको ग्राम में ना देके मिलीलीटर में दे रखी होगी, ठीक है। और लास्ट में आप क्या यूज करोगे? वेट बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम। क्लियर है ये चीज? तो ये छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं। चलिए चलिए, चीनी और पानी की बात बहुत हो गई, आगे बढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी द टेम्परेचर वेरिएबल।
बेटा सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ और वर्ड्स भी हैं, जैसे सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्यूशन बनाया है तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी पता होनी चाहिए। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। इसी सॉल्वेंट में हम आखिर कितनी सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं? कुछ लिमिट तो होगी ना। आप चीनी घोल रहे हो, घोलते जा रहे हो, ठीक है। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, जैसे आपने शिकंजी बनाई होगी घर, तो स्टार्टिंग में हम चीनी घोलते हैं तो बड़ी जल्दी घुलती है। फिर हम थोड़ी और चीनी लेते हैं, उसे घोलते हैं, वो थोड़ा टाइम लेती है, और फिर और डालेंगे तो एक टाइम के बाद घुलनी बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी लिमिट खत्म हो चुकी है। इसी लिमिट को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है। आगे बता रखा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मैक्सिमम कैपेसिटी रीच्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। एक गिवन टेम्परेचर पर जब एक सॉल्यूशन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच जाता है, उसी को हम उसकी से सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी कि अब और ज्यादा सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है। आगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, रूम फॉर मोर सॉल्यूट टू डिसॉल्व। जब उसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है तब उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाएगी? यस, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अगर आप किसी लिक्विड को हीट करते हो तो फिर क्या होगा? तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होने लगी। ठीक है ना। इसे आप समझ सकते हो, इसे आप समझ सकते हो बेटा इसमें। श्योर। चलिए, तो बेटा सॉल्युबिलिटी के लिए बताया गया, यहाँ पे ग्राफ बना के बताया है। जैसे यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है टेम्परेचर, और वाई एक्सिस पे मैंने रखा हुआ है सॉल्युबिलिटी को। आप देख रहे हो बेटा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती जा रही है। किस में हो रहा है बेटा? सॉलिड सॉल्यूट इंक्रीजेज विद हीट। ठीक है। अच्छा, इसके ऑपोजिट बेटा एक इंटरेस्टिंग चीज, अगर गैसियस सॉल्यूट होगा तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो उसकी सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है ना, ये एक्सेप्शन कह सकते हो आप। सॉलिड सॉल्यूट में इंक्रीज होती है लेकिन गैसियस सॉल्यूट में डिक्रीज होती है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बेटा, सस्पेंशंस द हैवी वेट्स। देखिए सॉल्यूशन की बात हमने बात कर ली बहुत, अब हम बात करेंगे सस्पेंशंस की। मैंने बात करी थी ना आपसे, तीन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तीन तरह के स्पेसिफिक मिक्सचर। तो पहला तो हमने कर लिया सॉल्यूशन, अब है सस्पेंशन। क्या होता है सस्पेंशन? heterogeneous mixtures where solute particles are massive, they refuse to dissolve, remaining temporarily suspended in the medium before ultimately yielding to the gravity। heterogeneous mixture होते हैं, ठीक है ना। जैसे सॉल्यूशन तो होमोजेनियस मिक्सचर था, लेकिन ये जो होता है सस्पेंशन, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और वो डिसॉल्व नहीं हो पाते, रिफ्यूज टू, और सस्पेंडेड फॉर्म में ही रहते हैं। ठीक है। सस्पेंडेड मतलब उसी में ऐसे तैरते रहते हैं, यानी पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होते और हमें अलग दिखाई देते रहते। ठीक है। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पार्टिकल्स आर विजिबल टू द नेकेड आईज, दे विल सेटल एट द बॉटम इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जैसे बेटा मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको, रेत और पानी का मैंने मिक्सचर लिया, तो उसमें आप क्या देखोगे? सैंड के पार्टिकल थोड़े थोड़े करके धीमे से, मतलब थोड़े टाइम बाद नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ऐसे तो होता है। तो यही इसका की कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पर पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो रहे, जब बल्कि थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाते। एग्जाम्पल हो गया बेटा इसका चॉक इन वाटर, स्मोक इन एयर, या फिर सैंड इन वाटर। ठीक है ना, तो हम पहले भी डिस्कस कर, चॉक पाउडर को भी आप डालोगे थोड़े टाइम बाद सेटल डाउन हो जाएगा। या फिर स्मोक इन एयर, एयर, एयर भी तो एक आपके सोल्यूट की तरह है। ठीक है ना, तो उसमें भी आप क्या कहते हैं, अगर स्मोक पार्टिकल्स को देखोगे तो
वो उसमें अलग दिखाई देते हैं। ठीक है ना। चलिए, सॉरी सॉल्यूट नहीं, सॉल्वेंट की तरह है। ठीक है ना, एयर भी तो एक सॉल्वेंट की तरह है, उसमें स्मोक पार्टिकल्स जो होते हैं अलग दिखाई देते हैं। आगे कोलॉइड्स, ये बेटा तीसरा टाइप है ना, सस्पेंशन पढ़ लिया, अब तीसरा है कोलॉइड। कोलॉइड क्या है? द मिस्टीरियस मिडल, ये जो है आपका ना तो सॉल्यूशन है ना ही ये सस्पेंशन है, ये उसके बीच की चीज है। यानी इसमें पार्टिकल्स का साइज होता है बहुत बड़ा भी नहीं होता और बहुत छोटा भी नहीं होता। इसमें भी बेटा जैसे सॉल्यूशन में दो पार्ट्स होते थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज क्या है? द सोल्यूट लाइक पार्टिकल सस्पेंडेड इन द मिक्सचर। इसमें भी बेटा पार्टिकल सस्पेंडेड ही रहते हैं, मतलब पूरी तरह से डिसॉल्व होके गायब नहीं होते, हमें दिखाई देंगे। ठीक, तो आप देख रहे हो ये पार्टिकल्स, ये सोल्यूट की तरह इसमें सस्पेंडेड रहेंगे। ठीक है, ये क्या है? डिस्पर्जन मीडियम, द सराउंडिंग एनवायरनमेंट होल्डिंग द फेज। ये वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है या ये वो मीडियम है जिसमें ये जो डिस्पर्स फेस है इसको ये होल्ड करता है। ठीक है ना। चलिए, आगे बेटा बता रखा है इसमें स्पेशल फोकस इमल्शन। अच्छा देखो, इसमें भी बेटा ऐसा नहीं है कि मीडियम केवल लिक्विड ही होगा, मीडियम इसमें अलग अलग हो सकते हैं, गैस भी हो सकता है मीडियम, सॉलिड भी एक मीडियम हो सकता है। ठीक है, और डिस्पर्स फेस भी जरूरी नहीं है उसमें एक ही हो, सॉलिड हो, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। जैसे कि हम बात करें, एक लिक्विड है, ठीक है, एक लिक्विड है हमारे पास, ठीक है, और ये डिस्पर्जन मीडियम है, और उसके अंदर डिस्पर्स फेस क्या क्या हो सकता है? जैसे कि मैंने बोला, इसके अंदर कोई सॉलिड डिस्पर्स फेस, सॉलिड कौन सा वाला हो सकता है डिस्पर्स? सॉलिड कौन सा हो सकता है? जैसे आपने देखा मिल्क होता है, ठीक है ना, मिल्क के अंदर आपके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, वो हमें दिखाई नहीं देते अलग से, लेकिन होते तो है ना। ठीक है, या फिर मैंने बोला लिक्विड के अंदर, लिक्विड भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला वाटर है और उसके अंदर कोई ऑयल है, ठीक है, तो लिक्विड के अंदर लिक्विड हो गया। या फिर कोई गैस भी हो सकती है, ठीक है ना, कोई गैस भी हो सकती है इसके अंदर। तो बेटा जरूरी नहीं है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम हमेशा कोई फिक्स हो, जैसे लिक्विड, कुछ भी हो सकता है। इसमें बेटा हम जो स्पेशली हमें बताया गया है एनसीईआरटी में, वो बताया गया है ये लिक्विड इन लिक्विड, मतलब डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है। ठीक है, जैसे हो गया आपका, इसे हम बोलते हैं इमल्शन। क्या होता है? अ स्पेशल कोलॉइड वेयर बोथ फेज एंड मीडियम आर लिक्विड्स। इसमें डिस्पर्स फेज भी लिक्विड होता है, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड होता है। ठीक है, इसमें भी दो चीजें हो सकती हैं, जैसे ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर क्या हो गया? जैसे उससे मिल्क बनता है, वैनिशिंग क्रीम हो गई, ठीक है। और वाटर इन ऑयल क्या हो गया? जैसे बटर, बॉडी लोशंस, कोल्ड क्रीम्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द स्केल ऑफ विजिबिलिटी, मैपिंग मिक्सचर्स बाय पार्टिकल साइज। ठीक है, अब बेटा हम तीनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हमने पढ़ा था, कोलॉइड पढ़ा था और सस्पेंशन पढ़ा था, तीनों का हम कंपैरिजन करेंगे बाय पार्टिकल साइज। सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज होता है वो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं पार्टिकल्स, तभी तो दिखाई नहीं देते। एग्जाम्पल हो गया शुगर वाटर। ठीक, कोलॉइड में क्या होता है? कोलॉइड में पार्टिकल्स का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया बेटा मिल्क, ब्लड। ठीक है, तो पार्टिकल्स हमें दिखाई तो देंगे लेकिन सेपरेट नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, आगे सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है? मोर देन 1000 नैनोमीटर। तो यहाँ पे क्लियरली पार्टिकल्स हमें दिखाई दे जाते हैं क्योंकि पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं। दैट इज सैंड इन वाटर। ठीक है,
तो ये कंपैरिजन हो गया। आगे बेटा बताया गया है रिवीलिंग द इनविजिबल द टिंडल इफेक्ट। ठीक है बेटा, ये सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, सस्पेंशन पार्टिकल्स जो हैं, इन्हें हम कैसे देख सकते हैं? ठीक है, और ये क्या करते हैं? देखो, एक बेटा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप लोग भी घर पे करके देख सकते हैं। एक गिलास लीजिए बेटा, ग्लास में आप इसमें एक सॉल्यूशन भर लीजिए, सॉल्यूशन जैसे शुगर सॉल्यूशन, ओके। और दूसरे ग्लास में आप इसमें कोई कोलॉइड या सस्पेंशन ले लीजिए। कोलॉइड के एग्जांपल मैंने बताए थे, पानी में थोड़ा सा या तो दूध मिला लीजिए, ठीक है, कोलॉइड हो जाएगा वो, या फिर उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए, सस्पेंशन बन जाएगा। ठीक है, तो दूसरा आपको ये ले लेना है। उसके बाद बेटा एक लेजर लाइट आपको यहाँ से थ्रो करनी है। ठीक, आप देखोगे बेटा लेजर लाइट तो सॉल्यूशन है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रही, इसके आर पार ऐसी चली जा रही है। क्यों? इसके पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है, और ये जो लाइट है उससे टकरा नहीं रही पार्टिकल से। लेकिन जैसे ही ये कोलॉइड या सस्पेंशन में एंटर करती है, वहां पे पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, और वहां से लेजर की जो बीम्स होंगी वो टकराएंगी, टकराएंगी बेटा, टकरा के इधर उधर वो फैल जाएंगी। ऐसे तो होता है जब कोई चीज किसी से टकराती है तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेम। कुछ बीम्स तो टकराएंगी और अपना रास्ता बदल लेंगी, कुछ नहीं टकराएंगी, वो सीधी चली जाएंगी, ये दिख रही है हमको, है ना। तो इसी से बेटा जो इफेक्ट पैदा होता है, इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो देखो यहाँ पे पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर था, उससे कम था, और यहाँ पे 1 से 1000 नैनोमीटर या उससे भी ज्यादा बड़ा है। इसे बेटा किसने सबसे पहले पता लगाया था इसके बारे में? जॉन टिंडल। इसीलिए उन्होंने अपने नाम पे ही उसका नाम रख दिया टिंडल इफेक्ट। ठीक है ना। तो बेटा अब मैं सजेस्ट करूंगा आप इस एक्सपेरिमेंट को जरूर एक बार करके देखना, लेकिन प्रिकॉशन, लेजर लाइट को कभी भी आंखों पर नहीं मारना है, ठीक है ना, क्योंकि उससे आपका विजन खराब हो सकता है। ओके, चलिए। अच्छा एक चीज और, ये जो टिंडल इफेक्ट है, इसे आपने अपनी रियल लाइफ में देखा है कभी? कि आपकी जो लाइट की जो रेज आ रही हैं वो विजिबल हो, उसका पाथ विजिबल हो? एग्जैक्टली देखा है। जैसे हम स्टेडियम में देखते हैं फ्लड लाइट चली होती है, तो फ्लड लाइट जो होती है उनकी लाइट हमें दिखाई दे रही होती है ना। या फिर आप जैसे कि कभी घर में आपने देखा होगा किसी होल से ऐसे सूरज की रोशनी आ रही है, तो वो आपको एक लाइन की तरह से दिखाई दे रही होगी अलग ही। ठीक है, तो यही तो रियल लाइफ एग्जांपल्स है टिंडल इफेक्ट के। इसके अलावा कोई डेंस फॉरेस्ट है, तो बीच बीच में से आपको लाइट रेज निकल के आती हुई दिखाई देती हैं। असल में हो क्या रहा है वहां पे, पार्टिकल से वो जो लाइट रेज हैं वो डिस्पर्स हो जा रही हैं। ठीक है, इसी से ये टिंडल इफेक्ट पैदा होता है। तो बेटा बहुत खूबसूरत फिनोमिना है ये। हाँ, द डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स। बेटा एक क्लियर डिफरेंस इन सब में बताया गया है, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसे मार्क कर लीजिए, एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, 2-3 मार्क्स का जरूर आता है। ठीक है, आपको बताया गया सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन, इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा नेचर। नेचर क्या होता है सॉल्यूशन का, अभी हमने पढ़ा था, होमोजीनस होता है। कोलॉइड और सस्पेंशन दोनों हेट्रोजीनस हो। ठीक है, इसके अलावा पार्टिकल साइज इसका लेस देन 1 नैनोमीटर है, इसका 1 से 1000 है, और इसका मोर देन 1000 नैनो। ठीक है, देन विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स। बेटा इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं दोज आर इनविजिबल टू नेकेड आइज। ठीक है ना, कोलॉइड में भी पार्टिकल्स दिखाई तो देते हैं लेकिन अलग अलग दिखाई नहीं देते, तो दोज आर आल्सो इनविजिबल टू नेकेड आइज। ठीक है, और सस्पेंशन में दे आर विजिबल टू नेकेड आइज, हम क्लियरली देख पाते हैं उनको। देन फिल्ट्रेशन, सॉल्यूशन को बेटा वी कैन नॉट फिल्टर, कोलॉइड को वी कैन नॉट फिल्टर। ठीक है, जबकि सस्पेंशन को वी कैन फिल्टर। ठीक है ना, पार्टिकल्स इतने बड़े हैं, फिल्टर किए जा सकते हैं। देन सेटलिंग, बेटा जो सॉल्यूशन होता है, क्या उसमें शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं? नहीं, 1 घंटे रखे रहें चाहे 1 दिन रखे रहें, पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते।
कोलॉइड, कोलॉइड में भी क्या पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं? नहीं होते, ठीक है ना। तो इसमें भी पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, लेकिन सस्पेंशन में पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप सैंड और वाटर का जो मिक्सचर है उसे रखे रहने दो, थोड़ी देर बाद वो सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक। आगे, टिंडल इफेक्ट। बेटा सॉल्यूशन अभी हमने देखा था ना पीछे एग्जांपल, ठीक है। सॉल्यूशन का भी टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता, जबकि कोलॉइड और सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। तो यहाँ पे दिखाएंगे डज नॉट शो, बट इट शोज एंड इट ऑल्सो शोज। देन बेटा एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है शुगर इन वाटर, इसका एग्जाम्पल है मिल्क, और सस्पेंशन का है सैंड इन वाटर, ठीक है बेटा। अगर आपको जैसे कोई पर्टिकुलर पॉइंट याद नहीं आ रहा है, तो बेटा आप उसे इसके एग्जाम्पल से रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको याद नहीं आ रहा कि पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं कि नहीं, तो आप एग्जाम्पल रिकॉल कर लीजिए। शुगर, शुगर के पार्टिकल तो सेटल डाउन नहीं होते, ठीक है। मिल्क, मिल्क के भी पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, लेकिन सैंड सैंड के हो जाते हैं। तो जब भी आप अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट भूल जाते हो, तो आप उसके एग्जाम्पल से जरूर उसको रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। जरूर याद कीजिए, एग्जामिनेशन पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे है अनमिक्सिंग नेचर। बेटा जो मिक्सचर है उसमें अगर हम उसे पार्टिकल्स को अलग अलग करना चाहें, सेपरेट करना चाहें, तो क्या हम कर सकते हैं, इस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Mixtures are held together by physical forces, not chemical bonds. By exploiting specific physical differences like boiling points, density, or solubility, we can force the components back apart. तो मिक्सचर होता है उसमें पार्टिकल्स केमिकली बॉन्डेड नहीं होते। केमिकली बॉन्डेड जैसे कि मैंने बोला H2O, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली बॉन्डेड हैं और उन्होंने कंपाउंड बनाया हुआ है। तो कोई भी कंपाउंड जब बन जाता है तो केमिकली बॉन्ड हो जाते हैं और उनको फिजिकल कोई भी मेथड से उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो लेकिन मिक्सचर में क्या जो होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिजिकली बाउंडेड होते हैं ना कि केमिकली, और उनको तो इजीली कोई भी फिजिकल मेथड से आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो आगे हम यही समझेंगे कैसे उनका सेपरेशन किया जा सकता है। सबसे पहले आता है बेटा इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। इवेपोरेशन हमने पहले भी पढ़ा है, बहुत ज्यादा इजी है और घर पे करके भी देखा है। इसमें क्या होता है, allows a solvent to completely evaporate to recover the solute। एक ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम अपना शुगर सॉल्यूशन वाला। इसके अंदर अगर शुगर है और वाटर है, तो अगर मैं इसको हीट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं नीचे बर्नर लगा के इसको हीट करता हूँ, तो क्या होगा, वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा, और इवेपोरेशन होने के बाद उसके अंदर क्या बच जाएगा, शुगर, ठीक है। तो इजीली हम शुगर और वाटर को अलग अलग कर पा रहे हैं। और अगर हमें वाटर चाहिए तो हम क्या उसे कंडेंस कर सकते हैं, ठीक है। कंडेंस होने के बाद ये इकट्ठा हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है। आपने सुना होगा क्या कहते हैं हॉलीवुड मूवीज में या फिर इंडियन मूवीज में भी, जैसे कोई समुद्र के बीच में फंस गया, अब पानी कहाँ से आएगा वहां पे, पानी चारों तरफ है तो सही, लेकिन उसे पी तो नहीं सकते ना, क्योंकि उसमें सोल्यूट बहुत ज्यादा है ना, उसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है। तो क्या करते हैं वो, पहले उसको ऐसे एक पन्नी लेंगे और एक बर्तन में पानी भरेंगे, फिर उसको इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेट जैसे जैसे होता जाएगा उसमें सॉल्ट वहीं रह जाएगा और वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, और फिर उस वाटर को पन्नी की मदद से कंडेंस कर लेते हैं, ठीक है, और उसको इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल से उसको देख सकते हो। आगे क्रिस्टलाइजेशन, ये बड़ा इंटरेस्ट है कि किस तरीके से आप क्रिस्टल के फॉर्म में उसको अलग कर सकते हो। देखिए उसके लिए क्या करते हैं, फॉर्म्स ऑफ प्योर क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेस्ड ऑन टेम्परेचर डिपेंडेंट solubility, purifies solids far better than evaporation। जैसे बेटा इवेपोरेशन में आपने क्या किया था, जो आपका सॉल्वेंट था उसे आपने इवेपोरेट कर दिया और सॉल्यूट आपके पास रह जाए, लेकिन फिर भी उसमें कुछ इम्प्योरिटीज तो रह ही जाएंगी ना, इम्प्योरिटीज थोड़े ना अलग होंगी होंगी उस। तो अगर आपको बिल्कुल प्योर फॉर्म में चाहिए कोई सब्सटेंस, आप क्रिस्टलाइजेशन यूज करें। क्या मेथड होता है इसमें देखो,
देखो, ग्रोइंग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, जैसे अगर हमें कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल्स चाहिए, ठीक है ना, इवेपोरेशन से तो नहीं मिलेंगे लेकिन क्रिस्टलाइजेशन से मिलते, क्या करेंगे हम? डिसॉल्व 1 ग्राम कॉपर सल्फेट इन 25 ml वाटर प्लस ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आपने बेटा क्या किया, उसमें कॉपर सल्फेट मिक्स किया, ठीक है, और वाटर के अंदर, देन हीट इन अ वाटर बाथ वाइल स्टिरिंग, ऐड मोर सोल्यूट अंटिल सैचुरेटेड। इसके बाद बेटा आप उसको वाटर बाथ में हीट करोगे। वाटर बाथ क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे ऐसी जो चीज़ें होती हैं जैसे एसिड है, इसको डायरेक्टली हीट नहीं करते, के बजाय हम क्या करते हैं, एक पानी का बर्तन लेते हैं और उसे हीट करते हैं, ठीक है, पानी का एक बर्तन लेंगे उसको हीट करेंगे, और उस जब वो पानी गर्म हो जाएगा, उसके अंदर जो हमें ऐसी कोई चीज़ करनी है उस पानी की गर्मी से वो गर्म होने लगे, इसी को हम बोलते हैं वाटर बाथ। वाटर बाथ के अंदर उसको गर्म करेंगे वाइल स्टेरिंग, एड सम और सोल्यूट अंटिल सैचुरेटेड। इसके बाद बेटा उसमें सोल्यूट डालते जाएंगे जब तक भी वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए। सैचुरेटेड मैंने बताया था ना, जब तक उसकी लिमिट खत्म ना हो जाए, जब तक उसमें और सोल्यूट डिसॉल्व होने की गुंजाइश ना बचे। देन के बाद क्या करेंगे बेटा, फिल्टर द हॉट सॉल्यूशन टू स्ट्रिप अवे इम्प्योरिटीज। इसके बाद बेटा अगर इसमें कोई एक्सेस सोल्यूट बचा है या कोई इम्प्योरिटीज बची हैं तो उनको फिल्टर करके अलग कर लें। अब हमारे पास बेटा एक सॉल्यूशन है जिसमें आपके क्या है, कॉपर सल्फेट डिसॉल्व फॉर्म में है, ठीक है, और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब बताओ मुझे क्या होगा अगर मैं उसको ठंडा करूं, स्लोली एंड अनडिस्टर्ब। अब उसे हम धीरे धीरे करके ठंडा करना स्टार्ट करते हैं। अब आपको तो पता है कि हमने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया था, वो भी हाई टेम्परेचर पे। आपको पता है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, उस टाइम पे तो बहुत सारा सोल्यूट हमने डिसॉल्व कर लिया होगा, लेकिन अब जब मैं उसको ठंडा करने जा रहा हूँ तो क्या उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज नहीं होगी, और उसकी जो डिसॉल्व करने की जो लिमिट है वो कम नहीं हो जाएगी? तो बेटा जब उसे ठंडा करते हैं तो अब उसकी लिमिट कम हो रही है, तो क्या होगा, एसएमओ एक्सेस सोल्यूट को क्रिस्टल की फॉर्म में डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगा। ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, लार्ज शाइनी ब्लू क्रिस्टल्स फॉर्म, crystallization successfully isolates the pure substance from the saturated state। अब बेटा सॉल्यूशन में से जो क्रिस्टल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है ना, जितना भी एक्सेस आपका कॉपर सल्फेट होगा वो उससे अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही तरीका कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्रिस्टलाइजेशन से आप कैसे एक प्योर सब्सटेंस के क्रिस्टल्स ऑब्टेन कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स और डिस्टिलेशन, ठीक है। तो किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट्स का यूज करके आप डिस्टिलेशन का प्रोसेस, डिस्टिलेशन में बता देता हूँ, जब कोई मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, मिसिबल जो आपस में मिक्स हो जाएं, ऐसे लिक्विड्स को अगर आपको अलग करना पड़े तब आप क्या करोगे? तो अभी तो आपने सॉलिड और लिक्विड को अलग कर लिया इजी, लेकिन लिक्विड में तो ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, अगर मैं हीट करता हूँ तो दोनों ही वेपोरेट हो जाएंगे, तब आप क्या करोगे? तब काम में आता है आपका डिस्टिलेशन। देखिए, डिस्टिलेशन तभी वर्क करता है जब दो सब्सटेंसेस ऐसे लिए जाएं जिनमें जो आपका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है वो कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होना चाहिए, ठीक। तो देखो क्या करेंगे हम, मिक्सचर इज हीटेड अंटिल द लोअर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड वेपराइजेस देन कूल टू कंडेंसेस, ठीक है। हम क्या करते हैं बेटा, जैसे मान लो मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया, इसमें दो सब्सटेंसेस हैं, एक तो है ए और एक है बी, ठीक है, एक है ए और दूसरा है बी। अब बेटा मान लो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है मान लो है 50, ठीक है ना, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है मान लो 80।
अब क्या होगा, ए जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो जब हम इसे हीट करेंगे तो बेटा ये इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बी तो इवेपोरेट नहीं होगा क्योंकि उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, इसलिए बॉईल नहीं होगा और ये इवेपोरेट भी नहीं होगा। जब बेटा ये इवेपोरेट होगा, देखो जब ए इवेपोरेट होगा तो इवेपोरेट होके वो गैस स्टेट में बदल जाएगा और उसे हम क्या करेंगे, दोबारा से कंडेंस करके इसमें इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, ठंडा करके इकट्ठा कर लेंगे और यहाँ पर क्या रह जाएगा, ओनली सब्सटेंस, ठीक है ना। और ए कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर रह जाएगा बी और यहाँ पर आ जाएगा A। ओके, अच्छा देन बेटा उसके बाद बताया गया है व्हेन डिफरेंस इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, अगर दोनों सब्सटेंसेस के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस या बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, तब हम क्या करते हैं तब बेटा हमें दूसरा प्रोसेस लगाना पड़ता है, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो, द पैक्ड कॉलम प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा सरफेस एरिया फॉर रिपीटेड कंडेंसेशन अलाउइंग प्रिसाइज सेपरेशन ऑफ क्लोज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्लोज होता है तो उसमें क्या होता है, बार बार आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए इस तरह का सेटअप हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो कोई इसके एग्जांपल्स हैं, गैसेस फ्रॉम एयर, जो गैसेस होती हैं एयर में सबका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी क्लोज होता है, तो गैसेस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आपको पता है क्रूड ऑयल जो होता है उससे बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ठीक है ना। तो उसे हम कैसे सेपरेट करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हाँ, अभी क्रूड ऑयल का क्राइसिस चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना, आसानी से मिल नहीं रहा है, ये पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखा कितना इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है बेटा एक्सप्लॉइटिंग सॉल्वेंट इन इंटरेक्शंस, क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट प्रोसेस है बेटा क्रोमेटोग्राफी। देखो क्या करते हैं आप, ये भी बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या है, आपने देखा होगा, जैसे आपने नोटबुक पे आप लिख रहे हो, ठीक है, या फिर आपने कोई ड्राइंग बनाई है, अब वो स्केच पेन से आपने ड्राइंग बनाई और उसके ऊपर पानी फैल जाता है, तो आप देखोगे कि उसमें कुछ कलर्स आपको सेपरेट होते हुए दिखाई देते हैं, ब्लैक में कलर्स भी आपको दिखाई देने लग जाते हैं, कुछ रेडिश कुछ ब्लूइश कलर उसमें दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ब्लैक इंक जो बनी हुई है डिफरेंट कलर्स के मिक्सचर से ही बनी हुई है। तो बात आती है क्या उनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, कर सकते हैं जी। देखो, गोल, सेपरेट द हिडन कलर्स विद इन ब्लैक इंक, ब्लैक इंक के अंदर हम अलग अलग कलर्स को कैसे सेपरेट करेंगे। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, देखो सबसे पहले एक पेंसिल से, जैसे जो स्ट्रिप होगी, क्रोमेटोग्राफी के लिए एक अलग से पेपर आता है, स्पेशल पेपर, उस पेपर पे आप ऐसे पेंसिल से एक लाइन बना लो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और नीचे आप बहुत थोड़ा सा पानी भर दोगे, उसके बाद आप इस पे एक स्पॉट लगा लोगे, ठीक है, ब्लैक इंक से, या आप स्केच पेन यूज कर सकते हो, उससे आप एक स्पॉट यहाँ पर बना लोगे। इसके बाद बेटा आप क्या करोगे, वर्टिकली आप इसको इसमें डिप करोगे और धीरे धीरे करके पानी ऊपर की तरफ राइज होने लगेगा। जब बेटा वाटर राइज होगा ऊपर तो इसमें से कलर्स को अलग करने लगेगा, ठीक है। इतना क्लियरली नहीं दिखते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको कलर दिखाई देंगे अलग अलग होते हुए, कुछ रेडिश कुछ ब्लूइश कुछ येलोइश कलर आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को भी एक बार घर पे जरूर करके देखिए, बहुत ईजी है, कुछ नहीं, आपको बस पेपर लेना है, उस पर स्पॉट बनाना है, पानी में से डिप करके रखना है, सेटअप, ठीक है। एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अच्छा, इसका यूज क्या है बेटा, ये जो आपने कलर्स के सेपरेशन की बात करी, इसका क्रोमेटोग्राफी का असल में यूज क्या है। क्रोमेटोग्राफी के लिए आप देखो, यूज फॉर ड्रग्स इन ब्लड, जैसे ब्लड से ड्रग्स को सेपरेट करना है तो फिर क्या करेंगे, क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे,
डाई कलर्स, डाई में से अलग अलग कलर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। या जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे किसी फूल की पत्तियां जो होती हैं उसमें से कोई पिगमेंट निकालना है, या पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उसमें से आपको क्या कहते हैं कोई पिगमेंट एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप क्रोमेटोग्राफी के थ्रू ही वो यूज, एक्चुअली इसका यूज सबसे पहले कलर्स को सेपरेट करने के लिए किया गया था, उसका नाम क्रोमेटोग्राफी रख दिया, ठीक है ना। आप इससे अलग तो बहुत सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है द सेपरेटिंग फनल, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने ऑयल और वाटर को मिक्स कर दिया हो? अगर ऑयल और वाटर एक साथ मिक्स हो जाते हैं तो फिर आप उसे कैसे अलग, देखो, अगर ऑयल और वाटर व्हेन टू लिक्विड्स आर कंप्लीटली इमिसिबल या डू नॉट मिक्स, दे नेचुरली सेपरेट इनटू लेयर्स बेस्ड ऑन डेंसिटी। बेटा ऑयल और वाटर में आप देखोगे कि ऑयल जो होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, जबकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो क्या ये सेपरेट होंगे? ये वैसे सेपरेट ही रहेंगे, लेयर बाय लेयर, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम है तो ऊपर तैरता रहेगा, और पानी की डेंसिटी ज्यादा है तो नीचे रहेगा। अब आप उसे सेपरेट कैसे करोगे? उसके लिए बेटा एक सिंपल सा सेटअप यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं सेपरेटिंग फनल, ठीक है। सेपरेटिंग फनल में आप क्या करते हो, देखो, टॉप कॉक या वॉल्व ओपन टू केयरफुली ड्रेन आउट द हैवियर बॉटम लेयर्स, क्लोजिंग राइट बिफोर द लाइटर लेयर्स एस्केप। तो क्या करते हो आप सेटअप में, यहाँ पे एक कॉर्क लगा के रखते हो इधर, ठीक है, जिससे एयर अंदर ना जाए। जब तक एयर अंदर नहीं जाएगी तब तक यहाँ से ये लीक आउट नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही आप देखोगे कि ये लेयर्स अलग अलग हो गई, आप इससे वॉल्व को ओपन कर दो, इसमें से धीरे धीरे ड्रिप बाय ड्रिप जो नीचे वाला हैवी वाला सब्सटेंस है वो ऐसे अलग होने लगे। जब ये पूरा खत्म हो जाए तो आप कॉर्क दोबारा से लगा दो, ठीक है। तो इस तरह वाटर और ऑयल अलग अलग हो जाएंगे, वाटर आप नीचे इकट्ठा कर लोगे और ऑयल इसके अंदर रह जाएगा सेपरेटिंग फनल के अंदर, ठीक है। तो सिंपल सा सेटअप है। देन सब्लिमेशन, सब्लिमेशन भी बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने शायद इससे पहले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। समझते हैं सब्लिमेशन क्या है। हीटिंग अ volatile solid mixture below its melting point, the volatile component turns directly into vapor, leaving non-volatile impurities behind। पहले मैं बता देता हूँ सब्लिमेशन में होता क्या है। इसमें वॉलेटाइल सब्सटेंस की बात की गई है। वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है? जो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है ना, इसे हम वॉलेटाइल बोलते हैं। तो हमारे पास भी कुछ सब्सटेंसेस होते हैं वॉलेटाइल सब्सटेंस, जैसे कि नेप्थलीन हो गया, या अमोनियम क्लोराइड हो गया, कैम्फर हो गया। कैम्फर आप जानते हैं, कपूर, तो आपके घरों में पूजा वगैरह में काफ़ी यूज़ किया जाता है ना, सबके घरों में होगा। तो कपूर आपने देखा कितनी जल्दी जल जाता है, क्यों? इतनी जल्दी जलने का मतलब क्या है? लकड़ी तो नहीं जलती है, एक्चुअली वो क्या है, एवेपोरेट होता रहता है। और वही जो वॉलेटाइल सब्सटेंस है इवेपोरेट हो रहा है, वो गैसीय स्टेट में तो बहुत जल्दी जलता है ना, ठीक है ना। तो इसीलिए सब्लिमेशन में हम क्या करते हैं, इसमें अगर दो चीज़ें मिक्स है हमारे पास, वॉलेटाइल सब्सटेंस और एक नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस, जैसे मैंने ले लिया सैंड और कैम्फर, अगर ये दोनों मिक्स हो गए हैं तो आप कैसे अलग करोगे? आप क्या करोगे बेटा, इसे हीट करोगे, कि आपने मिक्सचर को हीट किया, और हीट करने के बाद क्या होगा, इसमें से कैम्फर इवेपोरेट होता रहे। इसके बाद बेटा इसके ऊपर एक आप ऐसे कोन की तरह एक सेटअप लगा लोगे, और उसी से आप कैम्फर को दोबारा से डिपॉजिट कर लोगे, ठीक है ना। इसके अंदर क्या रह जाएगा, इसके अंदर केवल सैंड रह जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको अलग कर सकते हैं। बताया भी गया है बेटा, अगर कैम्फर दोबारा से सॉलिड स्टेट में आ जाता है विदाउट बिकमिंग लिक्विड, तो उसे हम बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं। सब्लिमेशन क्या है, जब कोई सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाए विदाउट बिकमिंग लिक्विड, और जब कोई गैसियस से दोबारा सॉलिड में आ जाए तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है। आगे एग्जांपल बताएंगे बेटा, जैसे कैम्फर हो गया,
नेप्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसे ही नाम थ्रो कर दिए जाते हैं, आपसे बोल दिया है अमोनियम क्लोराइड, आपको पता ही नहीं है, ठीक है, तो ये नाम भी आपको याद रखें। नेक्स्ट बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन तो पढ़ा है आपने, है ना। आपने सुना होगा कि बटर जो निकाला जाता है दही में से, वो सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज कर, ठीक है। समझते हैं जरा क्या प्रोसेस। इसमें हम देखो एक सिंपल सा एक सेटअप लेते हैं, एक मशीन कह लेते हैं, मशीन होती है, और उसमें हम इस तरह की ट्यूब्स रखते हैं, ठीक है। और ट्यूब जो होती है एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाती है, उसके बाद बेटा उसको स्पिन किया जाता है, ठीक है। इसको स्पिन करते हैं। स्पिनिंग अ मिक्सचर इन हॉरिजॉन्टल ट्यूब एट एक्सट्रीम स्पीड एम्पलीफाई ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स। जैसे आप किसी पत्थर को धागे से बांध लो और इसे ऐसे से घुमाओ, तो आप देखोगे पत्थर आपके हाथ को खींच रहा होगा अपनी तरफ। कि जब स्पिन होती हैं चीजें तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो आउटवर्ड्स लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, इसके अंदर जो सब्सटेंसेज हैं उन पे भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा जो आउटवर्ड्स होगा। तो बेटा इसमें जो हैवी सब्सटेंसेज होंगे वो नीचे की तरफ चले जाएंगे ट्यूब के, और जो लाइटर सब्सटेंसेज होंगे ऊपर रह जाएंगे, ठीक है। और सारी ट्यूब्स में यही चीज हो रही है। इससे क्या होगा? सब्सटेंस इससे सेपरेट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये बताया गया, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्राइव्स हेवियर पार्टिकल्स आउटवर्ड्स टू सेटल कंप्लीटली एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब, ठीक है। आगे बताया गया बेटा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, जैसे कि सेपरेटिंग आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा इन ब्लड, ठीक है। ब्लड में से इन दोनों चीजों को अलग करना है तो आप ये तरीका यूज, ठीक है। और एक्सट्रैक्टिंग बटर फ्रॉम कर्ड, बटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। आगे एक और इंपॉर्टेंट बताया गया बेटा, कोगुलेशन। कोगुलेशन क्या होता है समझते हैं। देखो मैकेनिज्म क्या है, फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर केमिकली encouraged to clump together into larger heavier masses. Once clumped they settle rapidly and can be uh, decanted or filtered. देखो जैसे एक आपने ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं इसके, ठीक है। आपने एक सॉल्यूशन सॉरी सस्पेंशन लिया है, ठीक है। कोलॉइड या आपने सस्पेंशन लिया है और उसके अंदर पार्टिकल्स इस तरीके से तैर रहे हैं, सस्पेंशन कह सकते हो आप। चलो, तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, मैं चाहता हूँ इनको इससे सेपरेट करना, ठीक है। तो मैं कैसे सेपरेट करूंगा? इसके लिए बेटा हम कोई कोगुलेंट लेंगे, जैसे देखो मडी वाटर ले लिया हमने, और मडी वाटर में से हमको मड को सेपरेट करना है, तो हम क्या करते हैं, एडिंग एलम और फिटकिरी एक्ट्स एज अ कोगुलेंट टू सेटल मड। के अंदर जो मड है हम चाहते हैं वो सेटल डाउन हो जाए जिससे हमारा पानी प्योर हो जाए, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर फिटकरी डाल देंगे जिसे हम एलम भी बोलते हैं। इसे आप जैसे डालोगे, फिटकरी क्या करती है, एक कोगुलेंट का काम करती है, यानी इसके जो मड के जो पार्टिकल्स हैं उन्हें आपस में कोगुलेट कर देगी, ठीक है। और बड़े बड़े क्लम्प्स बना देगी इस तरीके, और ये जो क्लम्प्स हैं ये तो इजीली सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक। इस तरीके से बेटा आपका पानी जो है एकदम क्लीन हो जाएगा। आप बेटा इस एक्सपेरिमेंट को एक बार घर पे भी करके देखिएगा। थोड़ा सा गंदा पानी लीजिएगा, फिटकरी घर में मिल जाती है, मम्मी से मांग लेना, मम्मी फिटकरी देना थोड़ी सी, और उसे आप इसमें मिक्स करके देखना, देखना किस तरीके से इजीली वाटर क्लीन हो जाता है, ठीक है ना। बहुत पुरानी टेक्निक है। आगे बेटा इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन बताया गया है, डेयरी। एडिंग लेमन जूस और विनेगर टू मिल्क forces मिल्क प्रोटीन्स टू coagulate क्रिएटिंग पनीर। जैसे कि आप दूध में कुछ लेमन जूस डालते हो या फिर विनेगर डालते हो, तो उससे क्या होता है, उसके पार्टिकल्स पार्टिकल्स कोगुलेट हो जाते हैं और तभी तो हम पनीर बना पाते हैं। इनफैक्ट चीज ही इसी टेक्निक से बनाया है, ठीक है ना, कोगुलेशन की टेक्निक, ठीक है। कि आप जरूर घर पे अप्लाई करके देखें। देन बेटा लास्ट में हमारा थोड़ा सा रिवीजन है, द अनमिक्सिंग फ्रेमवर्क।
जो हमने डिस्कस किया था, देखो सबसे पहले हमने डिस्टिलेशन के बारे में बात करी थी। डिस्टिलेशन में बेटा क्या होता है, सॉरी सबसे पहले डिस्टिलेशन नहीं, क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, से हम क्रिस्टल्स को सेपरेट कर लेते हैं प्योर फॉर्म में। इसके अलावा बेटा हमने सेंट्रीफ्यूगेशन की अभी अभी बात करी। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, एक मशीन होती है उसके अंदर है, और उसे तेजी से घुमाया जाता है और वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिस्टिलेशन मैंने बताया था, डिस्टिलेशन में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस का, तभी आप सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी था, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस 25 डिग्री से कम होता है। सब्लिमेशन बताया था बेटा, सब्लिमेशन में क्या होता है, जब कोई सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली सब्लिमेट हो जाता है गैसियस स्टेट या वेपर स्टेट, ठीक है। तो बेटा इसी तरीके से आप टॉपिक्स को रिवाइज करते रहिए, ठीक है ना। ये चैप्टर जो है इसकी हमने एक्सप्लेनेशन खत्म कर दी है, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की एक्सप्लेनेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले बेटा 2 चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं, उसकी वीडियो चैप्टर पे अपलोड, सॉरी चैनल पे अपलोड हो गई है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखिए, उसको पढ़िए अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी आएगा, ठीक है, ये भी आप अच्छे से पढ़िएगा। तब तक बेटा जेनजी क्लासेस के साथ इसी तरीके से सीखते रहिए, जीतते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।